तो इसमें पहला क्वेश्चन, विच रो इज इन द टेबल करेक्टली लिस्ट गैलेक्सी, प्लैनेट एंड स्टार। तो हमें ढूंढना है गैलेक्सी, प्लैनेट और स्टार को। तो एक कॉलम हमारे पास गैलेक्सी का है, तो वी नो दैट हमारे पास जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। यही वाहिद एक गैलेक्सी हमने अपने सिलेबस में पढ़ी है। तो एक ऑप्शन पॉसिबल ये हो सकता है और एक पॉसिबल ये ऑप्शन है। ये आपके पास सी और डी। उसके बाद हम स्टार की तरफ आते हैं, तो मून इज नॉट ए स्टार, तो ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी। ये हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा आंसर बन गया। मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मेरी बात समझ आ गई है। हमें इसमें से प्लैनेट ढूंढना था, स्टार ढूंढना था और गैलेक्सी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिट अराउंड द सन ऑफ अ कॉमेट इज नॉट सर्कुलर। ये एक इलिप्टिकल पाथ आपको नजर आ रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ है और ये सन इसके सेंटर पे नहीं है, ये एक एविडेंस है इसकी। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द कॉमेट वेरीज एज शोन इन द डायग्राम। Where in the orbit is the speed of the comet greatest and where is the smallest? ग्रेटेस्ट कहाँ होगी और स्मॉलेस्ट कहाँ होगी, ये आपको जो है यहाँ पे देखना है। देखिए इसको थोड़ा सा सोचें आप। अगर हम यहाँ पर फर्ज करते हैं, हम आपको ये कहें कि ये आपके पास ग्राउंड है और यहाँ से आपने ये एक बॉल है और इस बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया है। तो जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी समवेयर यहाँ, यानी जमीन से हाइट गेन कर रही होगी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी, इंक्रीज हो रही होगी, ऐसे ही है ना। और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब जरा इमेजिन करें द बॉल इज फॉलिंग डाउन, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सही है, डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो अब जरा इस बात को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। और इस क्वेश्चन में देखें, आप सन से डिस्टेंस को सबसे पहले सोचें आप। तो ये आपके पास आर का डिस्टेंस बन रहा है, ये आपके पास क्यू का डिस्टेंस बन रहा है और ये आपके पास पी का डिस्टेंस है। मैं इनको लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज आर पी एंड इसको मैं लेबल कर देता हूँ एज आर क्यू, इसको लेबल कर देते हैं एज आर आर। अब बेटा इमेजिन करें जो डिस्टेंस जहां कम होगा, यानी इसकी जो जितना ये जमीन के करीब होगा, सॉरी सन के करीब होगा, प्लैनेट इसके स्टार के करीब होगा, वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अदर वे राउंड सोचें, अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा इनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर ग्रेटर होगी, ठीक है, पी पे। दूसरे नंबर पे आप देखें डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, क्यू वाला, दूसरे नंबर पे क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और थर्ड नंबर पे यहाँ पर आर पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा। अच्छा, ये एक तरीके कार है, मैं एनर्जी से सोच रहा हूँ। दूसरा आपको एक और चीज भी सिखाई थी कि जो अगर आप उसको सोचे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतना ज्यादा जो है ऑर्बिटल स्पीड होगी। ठीक है, तो जो क्लोजर है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। सही है बेटा। तो आर जो है यहाँ पर, इस आर पे ये डिस्टेंस कम है। मैंने दो तरह से समझाया, एक एनर्जी से और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से, जो भी आपको आसान लगे। तो जहां पर आपके पास डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो आर पे स्पीड ग्रेटेस्ट है। तो अब हम आंसर ढूंढते हैं। तो हमारे पास
आर पे स्पीड और, अच्छा एक ही ऑप्शन है आर, तो अल्टीमेटली डी आंसर बनेगा। अब देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी और उतनी ही ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। तो इसको यू सोच लें आप, और आपका आंसर बन गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने एनर्जी से भी समझाया है और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी कोशिश की है समझ आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्बिट around sun of a particular asteroid dwarf planet is not circular. The distance between sun and asteroid varies as shown in the diagram. The asteroid possesses both gravitational potential energy and kinetic energy. Which energy transfer takes place as the asteroid moves from X to Y, then Y to Z? X से Y और Y से Z पे एनर्जी का आपको ट्रांसफर आइडेंटिफाई करना। पहले फेज में X to Y, अगर ये X to Y जा रहा है तो अब आपको सोचना पड़ेगा डिस्टेंस का। तो बेटा ये आपके पास X का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपके पास Y का डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, आपको पता है डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ X इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Y। सही है ना, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है आर एक्स इज ग्रेटर देन आर वाई। ठीक है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अब जरा सोचें एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अब ये एक्स से वाई पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होकर किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सही है ना, तो इसका मतलब मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक की कन्वर्जन हो सकती है। बाकी ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गए, हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आई होप मेरी बात क्लियर होगी है। यहाँ पर x पे डिस्टेंस ज्यादा है, जब x से ये y पे मूव करके आ रहा है तो ये सन से इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब x से y में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई। देन y टू z सोचते हैं। अब y टू z के लिए अगर हम सोचे तो y टू z ये रहा, अगेन z का डिस्टेंस देखो बेटा। तो अगर आप z का डिस्टेंस यहाँ से प्लॉट करो तो z का डिस्टेंस सन से ये बन रहा। तो जब ये y से z आएगा तो ये सन के और करीब आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और कम होगी। ठीक है ना, जैसे कोई चीज अर्थ के करीब आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक बढ़ती है। तो y से जब z पे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, वो कम होगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब y से z पे जा रहा है तब भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और x से y पे जा रहा है तब भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब लास्ट वाले कॉलम को देखते, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज ऑप्शन ए, इसका आंसर बन गया ऑप्शन ए। ठीक है, मेरा ख्याल है इन दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है बेटा, तो यस ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो क्लियर होगी ये बात, जितना बेटा स्टार के प्लैनेट के बॉडी करीब आती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब समझ में आया, जो हम कल आपको बता रहे थे कि जितना स्टार दूर होगा तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो असल में होता ये जितना ज्यादा दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक कम होती है। जब वो करीब आता है स्टार के, ठीक है, जब y से z पे आ रहा है तो ये सन के करीब आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो x से y पे जा रहा है तब भी पोटेंशियल, देखो डिस्टेंस x का ज्यादा है y के मुकाबले में, तब भी
जितना बेटा सन के करीब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी। तो ये एक्स से वाई पे जा रहा है तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। देन वाई टू जी सोचो, जब वाई से जी पे जा रहा है तब भी तो पोटेंशियल डिस्टेंस कम हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो कौन सी ऑप्शन होगी? एक्स टू वाई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी, y to z potential energy converted into kinetic energy। तो याद रखना, जैसे आप इमेजिन करो आप अर्थ के कोई ऑब्जेक्ट जमीन के जितना करीब आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक बढ़ती जाती है। जैसे मैंने अभी आपको स्फीयर की एग्जांपल दी थी। सही है, मेरा मेरा ख्याल से मेरा मैसेज कन्वे हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। Ceres and Vesta are two asteroids, dwarf planets that orbit the sun. The orbits of Ceres and Vesta are approximately circular. The sun's gravitational field at the orbit of Ceres is weaker. तो यहाँ पर सन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सेरेस पे वीकर है। Then that at the orbit of Vesta. How does orbital speed of Ceres and orbital speed of Vesta compare? अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कहीं लिखा था, चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं। एक हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों ने करना। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सोचें आप तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना आपके पास जो है उसका ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, उतना आपके पास ऑर्बिटल स्पीड इसका ज्यादा होगा। जी बेटा, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशनल यहां से सोचते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ऑर्बिट ऑफ द सेरेस, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड सेरेस की दैट इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ वेस्टा। अब जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वीकर होगी। और ये दोनों एक दूसरे से, मैंने क्या बताया, दोनों एक दूसरे पे प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेरेस इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ वेस्टा। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? बी ऑप्शन बन रही है। ठीक है, बी ऑप्शन बन रही है। कैसे? अच्छा, जिसकी स्पीड बेटा कम होगी उसका ऑर्बिटल टाइम ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे बना देता हूँ ताकि अगर आप लोग सोचें तो मैं आपके लिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑर्बिटल स्पीड और ये टाइम पीरियड। ठीक है, जिसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड ऑर्बिट का कम होगा, जिसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को सोचे दोबारा से। सेरेस की ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर है वेस्टा के मुकाबले में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेरेस में कम है वेस्टा के कंपैरिजन में। तो वेलोसिटी ऑफ सेरेस जो है वो कम है वेस्टा के मुकाबले में। जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सेरेस इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ वेस्टा। तो इट्स बी ऑप्शन। बिल्कुल बच्चों ने सही बताया, आप लोगों ने, बी ऑप्शन है। Then the next one, the sun emits energy in the form of electromagnetic radiation. Which three components of electromagnetic spectrum account for almost all of this energy? कल हमने ये पढ़ी थी कि जो सन से एनर्जी आती है, बल्कि जब हमने स्टार पढ़ा था और उसमें हमने ये रिकॉल का क्वेश्चन है, उसमें हमने कहा था कि सन से जो एनर्जी आती है तो वो मोस्टली कौन सी फॉर्म में आएगी आपके पास? वो आती है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ये तीन आपके पास होंगी। दिस इज सी। ये रिकॉल का क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा, याद होना चाहिए। तो ये आपके पास सी ऑप्शन बनेगा। तो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो है मोस्ट ऑफ द एनर्जीज जो है उसमें आएंगी। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। व्हेन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार आर हैवी एलिमेंट प्रोड्यूस्ड, हैवी एलिमेंट कब प्रोड्यूस होते हैं ये आपको जो है लाइफ साइकिल में ये बताना है। व्हेन द क्लाउड कंटेनिंग हाइड्रोजन कोलैप्सेस, तो बिल्कुल भी नहीं।
व्हेन अ प्रोटोस्टार बिकम्स स्टेबल, बिल्कुल नहीं। व्हेन अ रेड सुपरजायंट एक्सप्लोड्स, यस, ये सुपरनोवा कहलाता है। व्हेन अ रेड सुपरजायंट एक्सप्लोड्स तो हैवी मेटल्स बनते हैं। व्हेन अ व्हाइट डॉर्क फॉर्म, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये जब सुपरजायंट जो रेड जाइंट जब आपके पास कूल डाउन होता है यानी एक्सप्लोड करता है तो व्हाइट डॉर्क बनता है। याद आ रहा है बेटा? व्हाइट डॉर्क बनेगा। और जब आपके पास सुपर जाइंट जो है एक्सप्लोड करता है तो उस वक्त सुपरनोवा होता है, और सुपरनोवा में हैवी मेटल्स को फॉर्मेशन होती है। मेरे ख्याल से ये याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्या था? नेबुला था, उससे आपके पास प्रोटोस्टार बन रहा था बेटा, फिर स्टेबल स्टार बनता था। अब स्टेबल स्टार बनने के बाद आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज थी, या तो एक मीडियम स्टार सन जैसा बनेगा या उससे मैसिव बनेगा। जब मीडियम स्टार बनता है तो उस वक्त जब वो डाई करने लगता है तो वो रेड जाइंट, ठीक है, वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। और जब वो मैसिव स्टार होगा तो वो सुपर रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। रेड जाइंट जो है जब एक्सप्लोड करेगा तो प्लेनेटरी नेबुला बनाएगा, और उसके बाद वो प्लेनेटरी नेबुला के सेंटर के अंदर, कोर के अंदर व्हाइट डॉर्क बन जाएगा। और जब सुपर जाइंट कोलैप्स करेगा तो उस वक्त सुपरनोवा होगा, हैवी मेटल्स की फॉर्मेशन होगी। अब डिपेंड करता है कि जो आपके पास जो जब बर्थ हुई थी उस वक्त कितना ये प्लैनेट जो था, सॉरी जो स्टार था, वो कितना मैसिव था। तो अगर वो बहुत ज्यादा मैसिव है तो सुपरनोवा के बाद वो जब बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। तो ये आपके पास है। तो वेन एवर, ये आपके पास आंसर सी आ गया। सुपर जाइंट जब एक्सप्लोर करेगा तो ये भी अगेन एक रिकॉल के ऊपर बेस्ड ही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारे पास। The statement J, K, L, and M describe different stages in life cycle of a small star. J, a cloud containing hydrogen collapses due to gravitational attraction. ठीक है, ये जो क्लाउड कोलैप्स करता है तो ये जब क्लाउड कोलैप्स करता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोई बता सकता है मुझे? यानी क्लाउड की फॉर्मेशन, डस्ट और गैसेस का जो क्लाउड बनता है उसके बाद ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर वो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो एक फॉर्म करते हैं, यस, नेबुला। तो ये आ गया आपके पास। जे जो है दिस इज द स्टार्ट, ये नेबुला आ गया। देन रेड जाइंट इज प्रोड्यूस्ड। रेड जाइंट कब प्रोड्यूस होता है? जब स्टार जो है, स्टार की जो हाइड्रोजन है, स्टार हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, इसकी रन आउट हो जाता है, इसकी खत्म हो जाती है। उस वक्त ये श्रिंक करता है, श्रिंक करता है। तो उस वक्त अगेन इसका टेम्परेचर बढ़ता है और हीलियम जो होती है वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना? ये रेड जाइंट के अंदर होता था, और उसके बाद वो इतना ज्यादा उसका प्रेशर पड़ता था कि वो क्या करता था, वो एक्सप्लोड करता था, प्लेनेटरी नेबुला बनाता था, और बाद में व्हाइट डॉर्क बन जाएगा। ये एंड है, ये डेथ है। वैसे डेथ तो ब्लैक डॉर्क की तरफ है लेकिन ये उसकी तरफ जा रहा है। फिर हाइड्रोजन अंडरगोस न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस हीलियम। तो सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या बनता है? नेबुला, यानी जे आ गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर बेटा हाइड्रोजन अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन टू प्रोड्यूस हीलियम, दिस इज एम। तो ये फ्यूजन वाला आ गया, यानी आपके पास स्टेबल स्टेट पे आ गया ये एम। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा रेड जाइंट। अब वो डेथ की तरफ जा रहा है तो रेड जाइंट बनेगा। तो रेड जाइंट के लिए के आ गया। एंड देन आपके पास व्हाइट डॉर्फ आ गया, तो ये व्हाइट डॉर्फ आ गया। तो ये आ गया आपके पास एल। तो जे एम के एल, जे एम के एल, जे एम स्टार, यहाँ नहीं है, ये खत्म हो गया। जे एम के एल, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बन गया। जी बेटा, गुड। व्हाट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द बिग बैंग? यस, ये आप लोग सॉल्व करते हैं। तो पढ़े आप, ऑप्शंस डिस्प्ले पे हैं, मुझे आंसर बताएं। जी,
सही है बेटा आपका आंसर। जी सही है। ठीक है जी, सबको पता है। ये आ गया बेटा प्रीवियस एमसीक्यू। जे के ऊपर जो स्टेटमेंट जे की है वो नेबुला की फॉर्मेशन है। उसके बाद रेड जाइंट जो है वो जब हाइड्रोजन से रन आउट होती है उस वक्त रेड जाइंट की तरफ जाता है, यानी डेथ ऑफ द स्टार स्टार्ट हो गई। आखिर में व्हाइट डॉर्फ बनेगा। फिर इसके इन बिटवीन जब स्टेबल हो रहा होता है, स्टेबल बनता है, जैसे जैसे हमारा सन है, उसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्यूजन के थ्रू क्या हीलियम में कन्वर्ट होगी। अगर आप इनका सीक्वेंस बनाए स्टेप्स का तो JMKL ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, एविडेंस फॉर बिग बैंग, द एक्सप्लोजन ऑफ हैवी एलिमेंट्स इनटू द स्पेस ड्यूरिंग अ सुपरनोवा, बिल्कुल भी नहीं। द इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted by the distant galaxy, yes, this is correct. The nuclear fusion reaction takes place at the center of the stable star, ये नहीं है। The smaller orbital speed of the planet that are further, नहीं, ये भी बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। तो कल हमने पढ़ा था कि जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे सब सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और उनकी उस चीज की एविडेंस हमें किससे मिलती है कि वो हमें एविडेंस मिलती है बेटा बिग बैंग थ्योरी की। किससे एविडेंस मिलती है? डॉपलर इफेक्ट से, यानी रेड शिफ्ट से।